ये बात है इस कोरियन लड़के की जिसने घर बैठकर मोर देन $100 मिलियन कमाए एक कॉमिक बुक बनाकर। इसका नाम है स्लेव इन उतारो द क्रिएटर ऑफ टावर ऑफ गॉड। असल में इसका रियल नाम ली जोंग हुई है। हाँ, आई होप कि यही हो। सुई एक प्रोफेशनल वेब कॉमिक आर्टिस्ट है जिसने एक टाइम पर वेब कॉमिक हॉबी के तौर पर स्टार्ट किया था, लेकिन नावर नाम के एक वेब कॉमिक पर उसने एक स्टोरी पब्लिश की एंड वो पब्लिश के बाद ही इंस्टेंटली हिट हो गई एंड वहाँ से ही एक वेल नोन वेब कॉमिक आर्टिस्ट बन गया। सुई इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है, लेकिन टावर ऑफ गॉड कोई कॉमिक या मांगा नहीं है, वो एक मनवा है। लेट मी एक्सप्लेन। कॉमिक 7 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए बनाई जाती है एंड मांगा वो होती है जो जापान में बनती है एंड वैसे ही मनवा कोरिया में बनाई जाती है। अब मैं तुम्हें ऐसे बंदे की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके लिए एक्चुअल में मैंने ये वीडियो बनाई है एंड वीडियो बहुत छोटी है तो पूरी देख के जाना एंड आई थिंक अगर आप एनिमे फैन हो तो आपको इस बंदे का काम जरूर पसंद होगा। वो साल था 2004। इसायामा हाई स्कूल से निकलने के बाद एक फुल टाइम मांगा आर्टिस्ट बनने का डिसाइड करते हैं। वो जापान के एक फुकुओका सिटी में एक क्यूशो डिज़ाइनर गोकिन नाम के एक डिज़ाइन स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वैसे इसायामा के घर वालों को ये काम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसे यही करना था। डिज़ाइन स्कूल में आते तब से उसने अपने पहले मांगा आइडियाज ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। स्कूल में 2 साल होने के बाद इस समय पैनल लेआउट ड्राइंग ये सब चीज़ें तो सीख ली थी, लेकिन करियर पूरा करने के लिए उसे एक बढ़िया मांगा स्टोरी आइडिया नहीं आ रही। ग्रेजुएशन होने के बाद फिर थोड़े दिन बाद वो कुछ पैसे कमाने के लिए फुकुओका में एक कैफे में काम करने लगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कुछ महीने बाद गर्मियों की छुट्टियों में इसायामा अपने गांव ओयामा ओता निकलता है। जापान का ये गांव बड़े बड़े माउंटेन्स में घिरा हुआ है। सिटी जैसा कोई शोर शराबा उधर वैसा कुछ भी नहीं था। इसायामा अपने दादी के घर में आराम से बैठा बस एक ही ख्याल में डूबा हुआ था कि इन बड़े बड़े पहाड़ के बीच में ही असली शांति और खुशियाँ छुपी हुई है। गाँव वाले कोई भाग दौड़ या कॉम्पिटिशन में नहीं है। उसे लगता कि ऐसी इंसानियत भी दीवारों में बंद हो चुकी है, क्योंकि एक दिन कैफे में काम करते वक्त एक ड्रंक कस्टमर ने इसायामा को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था। तभी से वो सोचता आया है कि इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर से जो दिखता है वो हमेशा नहीं होता। कुछ दिनों बाद फिर से इसायामा फुकुओका निकलता है। घर आने बाद उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी। जब वो अपने डेस्क पर बैठा फिर से एक स्टोरी आइडिया के बारे में सोच रहा था, तभी उसे एक बात समझ आती है। अपने इन कुछ दिनों में हुई बातों को वो याद करता है एंड उसने कुछ दिनों पहले जुरासिक पार्क मूवी देखी थी एंड फाइनली गांव की वो दीवारों में छुपी हुई इंसानियत, इंसानों का असली रूप और जुरासिक मूवी के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, इन सब से इसायामा एक स्टोरी कंसेप्ट बनाता है। एंड हाँ, और एक बात, इसायामा मूव लम नाम की एक गेम खेलता था जिसमें ह्यूमंस वर्सेस एलियंस वाला कंसेप्ट था एंड तभी इसायामा ने बनाया। Tonight we are honored to present the inaugural Global Impact Award to Attack on Titan, a series that transformed the industry. एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसान एक लंबी सी दीवारों के बीच रहते हैं एंड बाहर है बड़े बड़े इंसानों जैसे राक्षस जो बिना वजह इंसानों को खाते हैं, जिन्हें इसायामा ने नाम दिया टाइटन्स। इस स्टोरी में ह्यूमंस वर्सेस टाइटन्स वाला कंसेप्ट है, लेकिन ह्यूमंस इतने ताकतवर नहीं है कि वो टाइटन्स को आसानी से हरा दे। फाइनली इसायामा इस स्टोरी कंसेप्ट पर काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं, अब तो आइडिया मिल गया, अब तो सारा काम हो गया। उसका असली स्ट्रगल्स अब शुरू होते हैं। साल 2008 तक इसायामा पब्लिशिंग हाउसेस एंड एडिटर से डायरेक्ट मिलने के लिए फुकुओका से टोक्यो शिफ्ट हो जाता है एंड वो वहाँ भी छोटे मोटे कैफे में वगैरह काम करता है। फाइनली जब कई दिनों बाद वो एडिटर से मिलता है तो वो बोलती है कि तुम्हारी स्टोरी में तो दम है, लेकिन तुम्हारे आर्ट स्किल अभी भी थोड़ी वीक है, सो थोड़ा उसे इम्प्रूव करो, लेकिन काम बिल्कुल मत छोड़ना, इस स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है। कुछ समय बाद इसायामा ने पूरी स्टोरी एक फाइन वर्क के साथ कंप्लीट कर ली थी एंड उसके दिमाग में एक बहुत बड़े ट्विस्ट वाली एंडिंग भी थी। इसायामा प्योर 3 साल तक मेहनत करता है। अपने ड्राइंग, स्टोरी सब कुछ रिफाइन करने के बाद उसे 2009 में कोदांशा से मैसेज आता है कि हम अटैक ऑन टाइटन को पब्लिश करेंगे। फाइनली 2009 सितंबर में अटैक ऑन टाइटन जापान में सीरियलाइज होना शुरू हो गया था, लेकिन इसायामा के मन में अभी भी एक डाउट था कि क्या होगा अगर मेरे आर्ट की वजह से मांगा फ्लॉप हो जाए। बट एक्चुअल में ड्राइंग इतनी भी बुरी नहीं थी। फिर साल 2010 से लेकर 2013 तक एओटी धीरे धीरे जापान में फेमस होने लगा। तब भी ड्राइंग स्टाइल पर थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, लेकिन स्टोरी की वजह से किसी को कुछ बोलने का चांस ही नहीं था। फिर 2013 में इसका एनिमे एडेप्टेशन भी आया एंड गेस व्हाट, एओटी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे बन गया। आज ये वर्ल्ड के टॉप 10 एनिमे में रैंक करता है। इसायामा ने शुरू से ही एओटी एक फाइनाइट स्टोरी होगी ये डिसाइड कर रखा था
एंड उसने एक क्लियर एंडिंग भी रखी थी जो इवेंचुअली 2021 में मांगा के एंड तक आया। एओटी की एंडिंग वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंडिंग थी जिसकी वजह से कई फैंस इस एनिमे को गाली भी देते। 2023 तक एओटी की वर्ल्ड वाइड 140 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुए। वैसे इसके फुल रेवेन्यू पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करने पर आराम से इस मांगा सीरीज ने मोर देन $1 बिलियन कमाए हैं। एंड एनिमे एडेप्टेशन का तो कुछ बता नहीं सकते। सो यार इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में सुई की कहानी बताई थी एंड तुम्हें लगा होगा कि मैं उसी से वीडियो एंड कर दूंगा। सो वीडियो अगर एंगेजिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नई कहानी लेकर जिधर क्रिएटिविटी से पैसा कमाया जाता है। एंड हाँ, ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पर मैंने वन पंच मैन क्रिएटर की ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है जो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। बाय बाय। वैसे अगर ये वीडियो वायरल वाले फाइनल बॉस को खत्म कर देते तो मैं अपनी खुद की बनाई हुई मांगा स्टोरी भी तुम्हें रिवील करूंगा।